हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे DSSB के अपकमिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयारी के लिए कौन सा सोर्स जो है वो बेस्ट है, आप लोगों को कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, नोट्स कहाँ से बनाने चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाली हूँ, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PGT की तैयारी कर रहे हैं। ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम DSSB की जो टीचिंग वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे मेनली आपकी 3 अलग अलग लेवल पे वैकेंसी आती है, PRT, TGT और PGT। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपका B.Ed कैंडिडेट PRT में एलिजिबल है, बाकी DLED हो गए या यहाँ पे आपका डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा TGT की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका B.Ed होना चाहिए, साथ ही साथ पेपर 2 CTET का यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पेपर 1। इसके अलावा PGT के लिए आपको डाउट है, यहाँ CTET रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे बस आपका B.Ed होना चाहिए। अब देखिए ये तो हो गई कुछ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा PRT की जो एज लिमिट है वो 30 है, इसके अलावा TGT की यहाँ पे 32 और यहाँ पे PGT की 36। तो इस तरीके से एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। अब देखिए अगर हम एग्जाम पैटर्न और बुक्स की अगर बात करें तो ये पेपर आपका 2 अलग अलग पार्ट्स में होता है। ये 2 पार्ट्स में जरूर होता है पर एक ही दिन ये पेपर होता है और दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं ये आपके 100 मार्क्स के आते हैं। अब देखिए अगर मैं DSSB एग्जाम की बात करूं तो ये 2 तरीके का पेपर है। एक ये क्वालिफाइंग नेचर का भी है, यानी कि इसमें आपको यहाँ पे एक पार्ट क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई कैसे करना है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके बाद यहाँ पे ये मेरिट बेस भी है, यानी कि 2 अलग अलग लेवल का है। अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे अगर आप DSSB क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट ए के ये 5 अलग अलग जो सब्जेक्ट है इसमें एग्रीगेट आपके 100 में से कम आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। क्या बोला मैंने? एग्रीगेट, ऐसे नहीं कि सब में अलग अलग। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, GS GK के 20 क्वेश्चन। अब ये जो टोटल आपका 100 बना है, इस 100 में से आपके 40 मिनिमम आने चाहिए। अगर नहीं आते तो वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेम आपका पार्ट बी के लिए भी ऐसा है, चाहे आप PRT की तैयारी करें, चाहे आप TGT, चाहे आप PGT, यहाँ पे 100 में से मिनिमम आपके 40 आनी चाहिए। अगर आपके दोनों पार्ट में 40-40 हैं उसके बाद आप पहुंचेंगे मैरिट में। अब इसके बाद बनती है मैरिट, यानी कि देखिए यहाँ पे 40 + 40 की अगर मैं बात करूँ, ये मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, 40 + 40 की अगर मैं बात करूँ यानी कि मिनिमम जो DSSB में पासिंग क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर कितना है, वो आपका 200 में से 80 मार्क्स का है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर मैंने समझा दिया। अब जरूरी नहीं कि 80 वाले का ही सिलेक्शन हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप तैयारी करते हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो इसके बाद आपकी बनती है मैरिट, और मैरिट के अंदर जब आप आते हो इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर का भी है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका मैरिट बेस होता है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। अब देखिए तैयारी कहाँ से करें, तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे DSSB के जो वैकेंसीज आती हैं उसके लगभग आपको 2 से 3 महीने बाद ही पेपर हो जाता है। तो बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम समय इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, आपको क्वालिफाइंग भी, इस पेपर को क्वालिफाई भी करना है, मैरिट में भी आना है, तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग का आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसको सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस करते रहते हैं तो रीजनिंग अपने आप ही स्ट्रांग हो जाते हैं। रीजनिंग के आप 8 से 10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए मैथ्स जिनकी बहुत ज़्यादा वीक है, देन आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में आप देखिए जैसे कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के किस टाइप के क्वेश्चन आए। इसके अलावा नंबर सिस्टम जब आपका हो जाएगा, आप देखिए परसेंटेज के, यहाँ पे टाइम एंड वर्क के कैसे आपके क्वेश्चन आए, तो आपको ना एक पैटर्न यहाँ पे मिलेगा।
तो उस पैटर्न की से रिलेटेड आप जितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सके उतने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करिए। साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी में सबसे पहले तो आप बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करिए कि एक्टिव पैसिव हो गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। इसके बाद आपको पैसेज सॉल्व करना है जिसके लिए आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर सेट मिल जाएंगे DSSB के ही। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं GS GK की बात करूँ तो देखिए ये बहुत वास्ट एरिया होता है। इसमें आपका जो स्टैटिक पार्ट होता है वो तो आप जब NCERT पढ़ते हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, और अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ की आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट A का, जिसमें आपको रोज काम करना है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ या फिर पैडागॉजी पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे मैं पार्ट A को बाद में देख लूँगा, बाद में देख लूँगी। आप लोगों को क्या होगा कि लास्ट में जब एग्रीगेट बनेगा, यानी कि ये तो मिनिमम हो गया, अब इसके बाद यहाँ पे कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका पार्ट A में जैसे मान लीजिए 80 है और पार्ट B में मान लीजिए 70 है, तो आप मुझे खुद बताइए आप इनसे ऑलरेडी पीछे हो गए, क्योंकि इनका सम टोटल हो गया आपका 150। तो 150 तो यहाँ पे इनका वैसे ही आ गया। तो आपको क्या करना है, दोनों ही पार्ट साथ साथ में स्ट्रॉन्ग करते चलने हैं। इसके अलावा PRT की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि आता क्या है इन 100 नंबर में, आता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलते हैं इसको पैडागॉजी। अब देखिए जो कैंडिडेट अभी अभी CTET एग्जाम क्लियर करके आए हैं वो सोचते हैं कि CTET की पैडागॉजी और इसकी पैडागॉजी सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। सबसे पहले तो इसमें तो पैडागॉजी 100 नंबर की है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको ना कुछ क्वेश्चन इजी लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो क्या ही है, ये तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। आप मुझे बताइए कि अगर 100 में से 20 क्वेश्चन यहाँ पे इजी है तो क्या आप इसे इजी बोलेंगे? 20 क्वेश्चन तो हर किसी से हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो कि टफ है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले PRT की अगर मैं बात करूं तो NIOS की किताब, इसके खुद मैं नोट्स बना रही हूं आप लोगों के लिए। मेरे को 20 से 25 दिन हो गए, इतना यहाँ पे डिटेल में चीजें दे रखी हैं। जब मुझे लगता है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगला टॉपिक मेरे सामने और खड़ा हो जाता है। NIOS के आपके टोटल 10 ब्लॉक है। 10 ब्लॉक में से आप अगर देखेंगे तो एक ब्लॉक के आपके 4 यूनिट हैं और हर यूनिट के आप देखेंगे 100 150 पेजेस है, तो बहुत बड़ा एरिया है। NIOS अगर आप करना चाहते हैं और खुद सेल्फ प्रिपरेशन करें तो कुछ यूनिट मैं मेंशन करूंगी, जैसे कि 501, 502, 503 और 506, ये तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। बाकी यूनिट्स के क्वेश्चन तो फिर भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न के क्वेश्चन देख के या फिर वहीं से आपके हो जाते हैं, बट इनमें आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो होते हैं जो कि आपको करने ही पड़ेंगे। तो NIOS आपको पढ़नी है। NIOS के अलावा अगर आप चाहते हैं तो 11th 12th की जो साइकोलॉजी की आपकी बुक है वो आप पढ़ लीजिए। आपका PRT का जो सेक्शन है वो 100 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं TGT की बात करूं, देखिए TGT में आपको कोई और बुक फॉलो नहीं करनी एक्सेप्ट NCERT। NCERT जैसे कि मैंने बोला, NCERT चाहे आप यहाँ पे सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए, चाहे आप नेचुरल साइंस जिसको हम साइंस बोलते हैं, चाहे आप मैथ्स के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले आप 6 to 10th की NCERT को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादा पोर्शन यहाँ से पूछा जाता है TGT लेवल का। इसके अलावा 11th 12th में जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं। अदरवाइज इसका भी आपका जैसे मान लीजिए 25% वेटेज रहता है इस एरिया का भी, बट सबसे पहले आप 6 to 10th क्लास के NCERT पे ध्यान दीजिए। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि आपको यहाँ पर भी आपको पैडागॉजी के देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा PGT लेवल की अगर मैं बात करूं तो PGT लेवल में आपको तैयारी ही कहां से शुरू करनी है, आपको तैयारी ही NCERT की जो आपकी 11th 12th की बुक्स हैं वो आपकी शुरू करनी है। इस तरीके से आपका करना है। देखिए अभी आपके फॉर्म नहीं आए और अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपको खुद पता चल रहा है सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ पे KVS से कंपेयर करते, देखिए KVS का पेपर जो भी देके आए हैं उसमें मैथ्स बहुत बेसिक पूछी गई, EVS में आपके बेसिक क्वेश्चन भी थे, कुछ आपके 8th क्लास तक के NCERT के थे, जबकि आप जब PRT की तैयारी करेंगे तो पैडागॉजी एक समुद्र की तरह है जो कि ख़त्म ही नहीं होता सिलेबस। इसके अलावा TGT की भी मैं खुद भी नोट्स बना रही हूँ नेचुरल साइंस के, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ऑलरेडी आधे नोट्स बन चुके हैं और जो कंटेंट रह रहा है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसा लगता है कि अभी कंप्लीट हो गई तो अभी और टॉपिक रह रहा है। तो बेसिकली आपको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वैसे तो सबसे बेस्ट है, और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो NCERT अगर आप बुक यहाँ पे पूछें तो एक NIOS प्लस NCERT प्लस प्रीवियस ईयर
सबसे पहले तो सबसे स्टैंडर्ड किताब है। इसके अलावा अगर आप मैथ्स के यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है दोनों पार्ट में, ताकि आप यहाँ पे क्वालिफाई होने के साथ साथ आप मेरिट में भी आओ। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे क्वालिफाई तो हो जाओ, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ईडोज सबमिट करते हुए आपको बोले कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। आप चाहें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न का पूरा ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।